तो फिल्म की शुरुआत होती है अंटार्कटिक ओशन से। सर्दियों के मौसम में एक बहुत बड़ा शिप जमे हुए समुद्र के अंदर फंस चुका था। कैप्टन हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि वो इस जहाज को और अपने सभी के सभी पैसेंजर्स को सेफली इस इलाके से निकाल दें, लेकिन ठंड बढ़ती ही जा रही थी और यहाँ जिंदा रहना पॉसिबल नहीं रहा था। तकरीबन ऐसे ही बर्फानी तूफानी रात में इन्हें किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो मदद के लिए चिल्ला रहा था। कैप्टन अपने कुछ साथियों के साथ उसकी मदद के लिए यहाँ पहुंचे तो उस आदमी ने कहा, प्लीज या तो मुझे यहाँ से ले जाओ या मुझे मार दो, मुझे तड़पने के लिए यहाँ मत छोड़ना। उसकी हालत पर रहम खाते हुए कैप्टन उसे अपनी शिप के अंदर ले आते हैं, पर ऐसा करते ही इस शिप के पास एक मॉन्स्टर आ गया जो असल में उस आदमी के पीछे पड़ा था और उसी से बचने के लिए मदद मांग रहा था। इस टाइम बस इस मॉन्स्टर के भयानक हाथ और लंबा कद दिखाया जाता है और आते ही ये मॉन्स्टर इस शिप के लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है। सभी उससे लड़ते हैं पर कोई जीत नहीं पाता। गोलियों का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। ये देखते हुए एक सोल्जर एक ताकतवर मिनी रॉकेट जैसे एक गन से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन मॉन्स्टर उससे भी नहीं मरता, बस इस शिप से नीचे गिर जाता है। गुस्से में आकर ये मॉन्स्टर अब इनके शिप को जोर जोर से हिलाने लगा था, जिससे शिप के अंदर काफी तोड़फोड़ हो रही थी और इन लोगों की जान खतरे में भी पड़ रही थी। ये देखते हुए ऊपर से कैप्टन उस मॉन्स्टर की पास वाली बर्फ पर कुछ जोरदार चीज मारते हैं, जिससे आसपास की बर्फ टूट जाती है और वो मॉन्स्टर उस ठंडे बर्फीले पानी में दफन हो जाता है। इन लोगों को लगा कि वो मॉन्स्टर अब मर गया होगा, पर ऐसा नहीं था। खैर अब सुबह भी हो जाती है और कैप्टन उसी आदमी के पास आते हैं जिसकी रात उन्होंने मदद की थी और वो पूछते हैं कि आखिर ये मॉन्स्टर तुम्हारे पीछे कैसे पड़ा था। ये सवाल सुनते ही वो आदमी अपनी कहानी सुनाने लगता है और ऐसे सीन्स पास्ट में चले जाते हैं। हम उस आदमी विक्टर का बचपन देखते हैं जिस टाइम वो 12 साल का था। विक्टर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट का बेटा था और वो चाहते थे कि विक्टर भी एक साइंटिस्ट बने, एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर बने। साथ ही साथ अपनी और अपने डैड की बहुत मेहनतों के बाद विक्टर साइंटिस्ट बन भी गया और वो भी बहुत छोटी उम्र में। लेकिन उनकी साइंस का कोई फायदा ही नहीं हुआ जब विक्टर ने देखा कि वो अपनी मॉम को नहीं बचा पाया। वो अपने डैड पर गुस्सा हुआ कि क्या फायदा है इस साइंस का, जिसकी वजह से हम अपनी माँ को नहीं बचा पाए। उसके डैड उसे समझाते हैं कि किसी इंसान को जिंदा करना हमारे बस में नहीं है और यहाँ से विक्टर की लाइफ का एक नया सफर शुरू हो जाता है। उसने ठान लिया था कि वो कोई ऐसा रास्ता जरूर निकाल कर रहेगा जिससे वो मरे हुए इंसानों को दोबारा जिंदा कर सकेगा। कोई ऐसा फॉर्मूला या कोई ऐसी टेक्निक ढूंढ ही लेगा जो उसके डैड को नहीं पता। सीन कट होकर हमें दोबारा प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो मॉन्स्टर जो कि पानी के अंदर दबा हुआ था वो दोबारा उस पानी से निकल आता है। हैरानी की बात थी कि इतने ठंडे पानी के अंदर रहने के बावजूद उससे एक छींक तक नहीं आई थी। उसको दिखाने के बाद सीन्स दोबारा पास्ट में शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पर विक्टर अपनी कहानी सुना रहा था। विक्टर अपनी सोच पर काम करता रहा और इंसानों को जिंदा करने के तरीके ढूंढता रहा। सालों गुजर गए। जब विक्टर 30 साल का हुआ तो फाइनली उसने बिजली के जरिए इंसानों के ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हुए इंसान को जिंदा करने का तरीका ढूंढ ही निकाला। अपने एक्सपेरिमेंट को लेकर वो बड़े बड़े बिजनेसमैन की एक मीटिंग के अंदर गया। वहाँ उसने सबको दिखाया कि उसने एक आधे इंसान को एक मशीन के जरिए जिंदा कर दिया था। ये देखकर वहाँ के सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि विक्टर किसी इंसान को इस तरह जिंदा कर गॉड को चैलेंज देना चाह रहा है और अपने आप को गॉड समझ रहा है। वो विक्टर को ही बुरा भला कहने लग जाते हैं और फौरन उसे अपना ये एक्सपेरिमेंट बंद करने को कहते हैं, पर विक्टर वो एक्सपेरिमेंट बंद नहीं करता और अपने बनाए उस ह्यूमनॉइड की तरफ एक बॉल फेंकता है। वो ह्यूमनॉइड वो बॉल कैच भी कर लेता है और बोलता भी है। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं और फौरन विक्टर को यहाँ से चले जाने को कहते हैं। कोई भी उसके एक्सपेरिमेंट पर पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं था। उस समय विक्टर वहाँ से चला जाता है और उसका बनाया वो क्रिएचर दर्द में तड़पता रहता है पीछे। कुछ लोगों ने तो उसकी रिसर्च और कामयाबी से इसलिए मुंह मोड़ लिया था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर विक्टर की रिसर्च के बारे में लोगों को पता चल गया तो फिर कोई भी इंसान मरेगा ही नहीं और ये दुनिया ज्यादा इंसानों से भर जाएगी। उदास विक्टर यहाँ से चला जाता है और फिर विक्टर को बुलाता है एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन। असल में मसला ये था कि इस बिजनेसमैन के पास पैसा बहुत था, बिजनेस बहुत था, पर उसकी अपनी जिंदगी बहुत कम रह गई थी। वो सालों से ही कोई ऐसा तरीका ढूंढ रहा था जिससे वो अपनी बीमारी को ठीक कर सके और अपनी लाइफ बढ़ा सके। और अब विक्टर को देखते हुए उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में जानकर उसके अंदर भी उम्मीद जागी थी कि वो भी अपनी जिंदगी जी सकता है। वो बिजनेसमैन विक्टर से कहता है कि तुम्हें जितना पैसा चाहिए, जो जो चीजें चाहिए, दुनिया के जिस भी कोने से चाहिए,
मैं तुम्हें सब ला कर दूंगा, तुम अपनी लैब बनाओ और अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करो ताकि बाद में तुम मेरी जान बचा सको। विक्टर बहुत ज्यादा खुश था। वो अपने भाई विलियम के घर जाता है उसे ये खुशखबरी देने के लिए कि वो अपनी एक लैब बनाने वाला है। उसका भाई भी उसकी इस कामयाबी पर खुश होता है और यहीं पर विक्टर की मुलाकात होती है एलिजाबेथ से, विलियम की वाइफ से, जो विक्टर को समझाती है कि साइंस और गॉड के दरमियान में एक लाइन है, तुम साइंस के जरिए बस अपने एक्सपेरिमेंट पूरे करना, कभी भी अपने आप को गॉड मत समझ लेना। खैर विक्टर अब बहुत दूर एक ऐसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर कोई भी उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में जान न पाता। इस हवेली को वो आहिस्ता आहिस्ता से अपनी लैब में बदल देता है और चांदी के 2 बड़े बड़े एंटीनास भी मंगवाता है। वो जानता था कि उसे एक पूरे इंसान को जिंदा करने के लिए बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत पड़ेगी और इतनी बिजली इस टाइम पर कोई बना नहीं सकता था, और पूरे इंसान को जिंदा करने के लिए उसने आसमानी बिजली के इस्तेमाल का सोचा था। और ये चांदी के एंटीनास आसमानी बिजली को इकट्ठा करके उसके एक्सपेरिमेंट को ही पूरा करते और उसके बनाए इंसान को जिंदा कर देते। विलियम, उसकी वाइफ एलिजाबेथ, जो कि उस बड़े बिजनेसमैन की भतीजी थी, वो भी विक्टर का साथ देते थे। उन्होंने ही मिलकर विक्टर के साथ ये लैब कंप्लीट करवाई थी। लैब के बनने के बाद विक्टर ने काफी एक्सपेरिमेंट किए पूरे इंसान को जिंदा करने के, पर वो एक्सपेरिमेंट्स में कामयाब नहीं हो पाया। तब एलिजाबेथ ने उससे कहा, ऐसे नहीं, तुम बिल्कुल शुरू से शुरू करो, अपने ऊपर गौर करो, जैसे तुम हो वैसा ही उसे बनाओ। विक्टर एलिजाबेथ की बात समझ गया और उसने अपना एक्सपेरिमेंट नए सिरे से शुरू किया। उसने अपनी बॉडी के मूवमेंट्स पर ध्यान दी और अपने बनाए ह्यूमनॉइड को मूव करने के लिए उसने स्केलेटन और मसल्स को कुछ तारों से जोड़ा, जिसकी वजह से वो अपने हाथ पांव हिला सकता था, चल सकता था। उसने अपने क्रिएचर के पूरे जिस्म में तारे बिछा दी। उसका स्ट्रक्चर पूरा करने के बाद अब विक्टर को जरूरत थी उसके अंदर सारे ऑर्गन्स लगाने की। अब वो विक्टर कहाँ से अरेंज करता? उन्हीं दिनों जंग भी चल रही थी। वो जंग के मैदान से बहुत सारी डेड बॉडीज उठा कर लाया और उन्हीं डेड बॉडीज के ऑर्गन्स निकालते हुए उसने बिल्कुल उसी तरह अपने ह्यूमनॉइड के अंदर वो ऑर्गन्स लगा दिए जैसे एक इंसान के अंदर लगे होते हैं। इस ह्यूमनॉइड को बनाने का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा भयानक था। विक्टर ने एक एक डेड बॉडी काटी थी सही ऑर्गन्स ढूंढने के लिए। इस ह्यूमनॉइड के अंदर उसने किसी की आंख तो किसी का नाक लगाया था। आखिर जब वो अपनी तरफ से इस पूरी बॉडी को पूरा कर लेता है तो वो इसका नाम फ्रैंकेनस्टाइन रखता है। इस बॉडी के दिल को वो एक पावर मशीन के साथ जोड़ देता है जो बिजली के जरिए उसके दिल को जिंदा कर देती। बॉडी बनाने के बाद उसे बस इंतजार था तो बस एक गरज चमक के साथ तूफान का, जब आसमानी बिजली उसके चांदी के एंटीनास पर गिरती और वो एंटीनास इस ह्यूमनॉइड को जिंदा कर देते। उसने इस ह्यूमनॉइड का नाम फ्रैंकेनस्टाइन रखा था। एक दिन ऐसे ही तूफान आ भी जाता है। विक्टर को लगता है कि आज उसका एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाएगा और उसी दिन वो बिजनेसमैन जिसने ये पूरा एक्सपेरिमेंट करवाया था वो भी विक्टर के पास आ जाता है। विक्टर उससे पूछता है, देखो आज एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाएगा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? वो आदमी कहता है, मैं और क्या चाहूंगा, मैं बस यही चाहता हूँ कि जब मैं मर जाऊं तो तुम मुझे भी इस बॉडी की तरह ही जिंदा कर देना, और अगर तो मुझे जिंदा नहीं कर सकते तो मेरा दिल और दिमाग इस बॉडी में डाल देना। ये सुनकर विक्टर कहता है, नहीं, मैं अपनी बॉडी के साथ और छेड़छाड़ नहीं करूंगा। ये सुनकर उस बिजनेसमैन को गुस्सा आ जाता है और उन दोनों के दरमियान में लड़ाई हो जाती है। ऐसे ही लड़ाई में वो बिजनेसमैन भी नीचे गिरता है और मारा जाता है। आसमानी बिजली भी उन टॉवर्स पर गिर जाती है जो विक्टर ने बनाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी विक्टर देखता है कि उसका एक्सपेरिमेंट नाकाम था। वो ह्यूमनॉइड यानी फ्रैंकेनस्टाइन जिंदा नहीं हुआ था। विक्टर अब पूरी तरह टूट चुका था। उसकी सालों की मेहनत बर्बाद हो गई थी, इसलिए वो थक कर सो गया। सुबह जब उठा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। फ्रैंकेनस्टाइन चल सकता था, उसकी आंखों के सामने खड़ा हुआ था। पट्टियों में बंधी हुई अपने इस क्रिएचर को देखकर वो खुद ही डर जाता है। उसकी चाल चलन बहुत ही ज्यादा अजीब थी। जाहिर सी बात थी कि एक नॉर्मल इंसान तो था नहीं। तारों से जुड़े हुए क्रिएचर की चाल चलन ऐसी ही होती है। वैसे भी इसके जिस्म का हर हिस्सा तो किसी दूसरे इंसान का था। छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ ये क्रिएचर काफी भयानक दिख रहा था। विक्टर को खुद भी फ्रैंकेनस्टाइन से काफी डर लगता था, इसीलिए उसने फ्रैंकेनस्टाइन को एक खुफिया कमरे में बंद कर दिया। विक्टर ने नोटिस किया था कि इस बड़ी सी क्रिएचर का दिमाग बिल्कुल एक पैदा हुए बच्चे के बराबर है। विक्टर अब उसे बोलना सिखाता है और सबसे पहले उसे नाम देता है अपने ही नाम पर, और उसके सामने बोलता है, आई एम विक्टर।